नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी लोग प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देना चाहते हो उन सभी लोगों को पता ही होगा कि 22 मई 2025 को प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसी दिन उसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उसका जो फॉर्म फिल करने का डेट वो क्या है। तो फॉर्म फिल करने का भी जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है व्यापम के द्वारा। जल्दी उसका अनाउंसमेंट अगर किया जाएगा तो हम इसी चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और मेरा ये वीडियोज़ बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि आपको इसी चैनल पे आपको जितने भी प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दिलाओगे उन सभी का मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 2019 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को आपको कराऊं, ताकि आप सभी लोगों को ये मालूम पता चले कि जो व्यापम है उसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस प्रकार से लेते हैं, आपका माइंडसेट किस प्रकार से होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का आपको तरीका क्या होना चाहिए। इन सारी बातों को इस वीडियोस में जानेंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि जो 22 मई 2025 को जो एग्जाम होने वाला है और अभी फरवरी का माह चल रहा है, अर्थात आपके पास मुख्यतः बोलो तो 3 महीने का टाइम है। और इस 3 माह के टाइम में आपको बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है ताकि आपको 60+ मार्क्स ला करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और मेरे साथ जितने भी लोग तैयारी कर उन सभी लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको 60+ मार्क्स लेकर आना है और आपको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, इस सोच के साथ आपको तैयारी करनी है। और मैं आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारे तरीकों के बारे में बात करूँगा। और अभी फिलहाल के लिए जो 2019 में जो प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उनका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पे वो है शिक्षण अभिरुचि, अर्थात जिसको हम पेडागोजी कहते हैं वो। और दूसरा जो है वो रीजनिंग, अर्थात जिसको तर्क अभिक्षमता जो कहते हैं वो रीजनिंग। जो बाल विकास जो होने वाला है, शिक्षण जो अभिरुचि है आपका वो 30 नंबर का होने वाला है। और जो आपका जो रीजनिंग अर्थात जो तर्क अभिक्षमता है वो 30 नंबर का होने वाला है। और हिंदी जो है वो 10 नंबर का होना है। टोटल जो 70 नंबर है उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और सबसे पहले आपको हो सके तो पर डे ये वीडियोस लेकर आऊँगा और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले और आपका माइंडसेट किस प्रकार से होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको पता चलेगा। और एक बात, अनेक लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैंने तो जो अजय माला है उसका बुक को पूरा पढ़ लिया, जो अरिहंत है उसका बुक को मैंने पूरा पढ़ लिया, या अन्य पब्लिकेशन की जो प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक आता है उसको पढ़ लिया, लेकिन उनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी पब्लिकेशन से सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम नहीं आता है। आपको सिर्फ समझने हैं, आपको समझ करके पढ़ने हैं कि वो जो सब्जेक्ट है, प्रॉपर जो टॉपिक है वो कहना क्या चाहता है, आपको समझना है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। सेम बोलोगे तो बिल्कुल भी नहीं आता। इस माइंडसेट को आपको समझना है। और इस बार से मैं जितने भी प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम होंगे उन सभी चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अपने तरफ से आपको तैयारी कराऊंगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 2019 में प्री डीलर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया उन तीनों का भी टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मैं कहूँगा उसको आपको फॉलोज कर रहे हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले 2019 का जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन है सबसे पहले उनको देख लेते हैं। और इस 3 महीने में आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल लेना ही लेना है किसी भी हाल में। इस वर्ष 2025 में कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी अपने लिए, खुद के लिए मेहनत बहुत अच्छे से करना है, मेरे से भी 2 गुना ज़्यादा एफर्ट के साथ पढ़ना है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं 2019 का पेडागोजी का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्री डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए थे व्यापम के द्वारा उनको सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो हम लोग क्लास करेंगे वो है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, जिनको हम तर्क शक्ति या पेडागोजी जो कहते हैं वो। सबसे ज़्यादा मार्क्स 30 मार्क्स इसी में से ही आने वाले हैं, तो इसी को सबसे पहले कर लेते हैं। 2019 का ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापम में। तो सबसे पहले आप लोगों को, आप जितने भी आप सभी लोग हैं सबको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये क्लास आपको ले लाया हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबसे पहले आप अपने आप को उस जगह पे रखिएगा, उसके बाद ही उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए कि पहला ऑप्शन लगे पहला क्वेश्चन तुरंत ही टिक मार दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले चारों को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। कक्षा शिक्षा के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। अर्थात अगर आप एक शिक्षक हो तो आप जब कक्षा में हो तो आपके पास ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो उसके बाद ऑप्शन लगाते हैं। सबसे पहला ए वाला क्या कहता है, प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा तापक्रम एवं प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी, छात्र अवधान तथा निर्देशों की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी, सीट समय तथा छात्र अवधान। तो सबसे पहला ये समझ लीजिए, इसमें जो अवधान दिया है, अवधान का जो मतलब होता है वो ध्यान है, ठीक है। बच्चों का ध्यान जो आकर्षण करना है वो होता है अवधान का मतलब ध्यान। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है।
छात्र अवधान तथा निर्देशों की गुणवत्ता, अर्थात ये बता दूं, अगर आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक को आपके प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या होगा कि आपको छात्रों का जो ध्यान है उसको आकर्षित कर सकते हो अपनी ओर, ठीक है, और निर्देश को, अर्थात जो निर्देश रहेगा आपकी, उनको गुणवत्तापूर्वक आप बता सकते हो। तो ये जो उपयुक्त आंसर रहेगा, उचित आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है ये देख लीजिए। सबसे पहले दूसरा, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है, ठीक है, अर्थात कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है जो उच्चतम स्तर की है। ऑप्शन ए जानना, ऑप्शन बी समझना, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो इनमें से जो आंसर वो सही है वो कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन करना है। इनमें से अनेक लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी को मार रहे होंगे, विश्लेषण करना था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो संज्ञानात्मक क्षमता है, ठीक है, अर्थात किसी चीज़ को करने की जो क्षमता है ना, वो मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। प्रश्न 3 क्या कहते हैं देख लीजिए। सबसे पहला, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्र को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है। जब, अर्थात आपको अभिप्रेरणा, अर्थात कोई मोटिवेशन आता है, ठीक है, और आपको जब मोटिवेशन आता है तो आप कौन से कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित होते हैं, अर्थात प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ए, छात्र अपना लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, अर्थात छात्र जब स्वयं अपना लक्ष्य बनाते हैं तब करते हैं क्या। ऑप्शन नंबर बी, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क संवत लक्ष्य को अनुकरण करते हैं, अर्थात कोई दूसरा कोई आपका लक्ष्य बताएगा तब आप करोगे क्या। ऑप्शन सी कहता है छात्र जानते हैं कि उन्हें दंड संभवित है, अर्थात दंड के भय से आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हो क्या। अब चौथा डी जो है वो कहता है छात्र जानते हैं कि वह पुरस्कार प्राप्त करता है। तो क्या उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो उपयुक्त आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। छात्र जानते हैं कि वह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यह आंसर क्यों लिया गया है, देखिए, अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलता है, अगर आपका कोई छोटा सा लक्ष्य होता है तो आपको लक्ष्य के प्रति तब आप सजग होते हैं, तब आप कठिन परिश्रम करना शुरू करते हैं जब आपको पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा होता है। अर्थात जैसे कि आप प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, है ना, कि आपको पुरस्कार प्राप्त करने की वो है ना, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आपको कम कीमत पर आपका जो कॉलेज है वो हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक पुरस्कार है जिसकी वजह से आप मोटिवेट रहते हो और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होते हो। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा था। उसे परीक्षा में ए अंक या ए ग्रेड प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया कि उसे पढ़ी हुई सामग्री याद नहीं रहा। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई। अर्थात अगर आप सोमवार को पढ़ाई करते हो, ठीक है, और मंगलवार को आप एग्ज़ाम दिलाते हो, एग्ज़ाम करने के बाद 2 हफ्ते बाद आप उसी प्रश्न को, जो आप प्रश्नोत्तर को जो आप याद किए हो उसको दोबारा रिकॉल करते हो, तो आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, अर्थात याद नहीं कर पाते हो। तो आपकी जो याद करने की जो क्षमता है वो कौन सी में थी, अर्थात कौन सी संवेदी में थी, कौन सी बुद्धि में थी, उसको आपको बताने हैं। ऑप्शन ए जो है वो देखिए, वह उसके संवेदी पंजीकरण तक पहुंची। ऑप्शन बी, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। ऑप्शन नंबर सी, वह उसकी दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंची। ऑप्शन डी, वह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो आप बोलिएगा ना, तो ये सिर्फ ये होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। अर्थात किसी भी चीज़ को जब हम याद करते हैं ना, तो वो सिर्फ क्या होता है कि वर्किंग मेमोरी, अर्थात तुरंत ही याद करते हैं, हम इसको कंठस्थ याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को, इसलिए उसकी सिर्फ वर्किंग मेमोरी तक ही रहेगी। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे। अर्थात आप अगर एक टीचर हो, ठीक है, आपकी कक्षा में ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम तरीका से है जो कक्षा है वो, आप किस प्रकार से बच्चों को बैठक व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए, जहां छोटे कदम के विद्यार्थी इस प्रकार बैठाए जाएं कि वह कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सके और सहभागिता कर सके। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ऊंचाई पर आधारित हो। ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थी जिनमें कक्षा के लंबे विद्यार्थी एक ओर बैठे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपयुक्त आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, उपयुक्त आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। जहां छोटे कदम के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाए जाए कि वह कक्षा की गतिविधि को सरलता से देख सके और सहभागिता कर सके। तो ये उपयुक्त आंसर होगा। अगर आप अपने आप को उस कक्षा में एक शिक्षक के रूप में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। छठा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। छठा, बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में हैं, क्यों। ऑप्शन नंबर ए, आज का समाज अधिक जटिल है। ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सदस्य के साथ संबंध कमजोर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय बच्चों के लिए समंजित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पालक बच्चों में कम रुचि लेते हैं। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या होगा, तो जो इसका उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आज का समाज अधिक जटिल है। आपको एक बात बता दूँ, आपको हमेशा जो पेडागोजी क्वेश्चन रहेगा उसमें पॉजिटिव आंसर ही लेना है, किसी प्रकार के नेगेटिव आंसर आपको नहीं लेना है। आपको ढूँढना है कि इसमें पॉजिटिव आंसर कौन-सा हो सकता है। 7वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है वो देख लीजिए। निम्न में से आपकी ईमानदारी का सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, अर्थात आप जो ईमानदार हो उसको सर्वोत्तम रूप से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए, मैं सर्वाधिक ईमानदार हूँ। ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किया है। ऑप्शन सी, मैं किसी भी कार्य के लिए कभी कोई भी उपहार नहीं लिया। ऑप्शन डी, मैं अनेक अनुभव में प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य से किया। अब ये ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा ये देखिए, इसमें पॉजिटिव वे से लिया गया है, बाकी सब में देखिएगा ना तो अपने आप पे अभिमान कर रहा है, अर्थात अपने आप को घमंड करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपको नहीं लेना है, पॉजिटिव टाइप से ही लेना है, मैं आपको पहले ही बताया था। 8वां जो प्रश्न है वो देखिए, व्यावहारिक बुद्धि का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें आपको जो मनोवैज्ञानिक है उसके नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी पियाजे और डी बीने। तो व्यावहारिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो जो लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी स्टर्नबर्ग के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं हम। 9 क्या कहता है? ठीक है, बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, अर्थात अगर बच्चे गुस्सैल होते हैं, अर्थात थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा आ जाते हैं, तो उसको सुधारने का तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए, उसे एकांकी रखना चाहिए, एकांकी मतलब अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन बी जो है उसके व्यवहार के पीछे कारणों की जांच करनी चाहिए। या ऑप्शन सी, उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, उसे अनदेखा कर देना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके अनुसार? तो इसका जो उचित आंसर है, अर्थात जो पॉजिटिव आंसर है वो है उसके व्यवहार के पीछे कारणों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, अगर भी कोई भी बच्चा अगर सोचोगे ना कि इतना ज़्यादा अगर कि दंडी है, अर्थात तो हर बात पे उसका विरोध करता, आखिर क्यों करता है, इसको जानने की कोशिश करना चाहिए अगर आप एक टीचर हो तो उसके लिए। उसके बाद देखिए 10वां क्या कहता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो, अर्थात अगर आप एक टीचर हो तो आपको क्या करना चाहिए जब परीक्षा एकदम निकट हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को अपने घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए। या ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने की उनकी सहायता करनी चाहिए। तो आप ये बताओ मेरे को, विद्यार्थियों को क्या आप अपने घर बुलाओगे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए? या आप, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। या आप ये बताओ कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा, या जो आप छाँटे हुए प्रश्न उसी को हल करा दोगे क्या? नहीं कराओगे ना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए बोले, क्या आप ये बताओ, आप इनको बोलो, विद्यार्थी को बोलोगे कि आप अपना काम अपना खुद से कर लोगे कि नहीं करोगे ना? तो उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो उपयुक्त आंसर है। ठीक है, एक बात आप लोग और याद रखिएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बनाना है, अर्थात काटते हुए चलना, जो नहीं होगा उसको काट दीजिए, उसके बाद फिर जो पॉजिटिव उसको लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लीजिए। एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? ठीक है, दृष्टि प्रतिमा अर्थात अगर आप कुछ बनाते हो तो आप ग्राफ का प्रयोग करते हो, नक्शे का प्रयोग करते हो, या चित्र का प्रयोग करते हो। तो ऑप्शन देख लीजिए, चित्र, बी नक्शे, और सी ग्राफ, और डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या होना चाहिए? अगर आप कुछ बनाते हो तो उसमें सभी प्रकार के अगर प्रयोग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, तो ये उपयुक्त सभी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा 12वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सुधारात्मक निर्देश, बी अंतर्दृष्टि निर्देश, सी कुशलता कसौटी, डी कुशलता अधिगम। तो इसमें क्या पॉजिटिव है आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जो इसमें जो सबसे उचित जो आंसर है वो है सुधारात्मक निर्देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सुधारात्मक आप निर्देश दोगे तभी ना नियंत्रित रहेगा। तो प्रश्न 13 क्या कहते हैं देखिए, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? अर्थात ये है कि अगर आप एक स्कूल में टीचर हो और टीचर होने के नाते आप बच्चे को कोई कार्य करने के लिए कहते हो, और वो कार्य करने के लिए अगर कोई बच्चा मना करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करने का महत्व को समझाएंगे। ऑप्शन सी, इससे संबंधित उदाहरण देंगे। या ऑप्शन डी, इस विषय पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो चलिए इसको अगर कि एलिमिनेटेड मेथड से बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखिए, इस विषय पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। आप बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए पुस्तक पढ़ने को कहेंगे अगर मुंह मोड़ेगा। दूसरा जो है, इस संबंधित में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन उदाहरण से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए आप सिर्फ महत्व समझा दोगे, करके नहीं बताओगे, तो ये बच्चों को सिर्फ समझेंगे लेकिन वो उसको करेंगे नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त हो सकता है। कैसे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्र के सम्मुख कार्य करोगे। अगर आप कार्य करोगे तो बच्चों को भी मोटिवेट मिलेंगे, जब ये सोचेंगे वो कि अगर मेरे टीचर कार्य कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा।
इसलिए ये ज़्यादा आंसर जो है वो उपयुक्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? अर्थात ये है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको जब शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात किसी चीज़ के माध्यम से आप लेकर के पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई शिक्षण सहायक सामग्री लेकर पढ़ा रहे हो तो क्या उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, यह प्रत्ययों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, यह छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। ऑप्शन डी, ये रोट अधिगम को बढ़ाता है, रोट अर्थात रटन पद्धति को बढ़ाता है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है, देखिए ये आ जाएगा, यह सम प्रत्ययों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। अगर किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, किसी टॉपिक को लेकर, और उस टॉपिक का प्रत्यक्ष रूप से आप उसको वहाँ रख करके पढ़ाओगे, ठीक है, तो बच्चे को लंबे समय तक की याद रहेगा कोई भी चीज़, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं उसको देख लीजिए। जो 15वां क्वेश्चन है वो देखिए, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्य में समय पर नहीं पहुंचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में क्या आप कहेंगे? अगर आप उस विद्यालय का प्राचार्य हो तो और आपके अधीनस्थ जो टीचर है वो लेट में आता है कोई कार्यक्रम के समय, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उसे शिक्षक से मिलने को कहेंगे। ऑप्शन बी, विद्यालय की प्रबंधन समिति को इसकी शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी, सभी के सम्मुख उसे डांटेंगे। ऑप्शन डी, आप उन्हें उनकी उत्तरदायित्व के विषय में बताएंगे। तो क्या उपयुक्त आंसर इसका हो सकता है? तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो सीधा सीधा ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो डी है वो है, आप उन्हें उनके उत्तरदायित्व के बारे में समझाएंगे। इसलिए बाकी क्वेश्चन और उसका सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कार्य समाप्ति के पश्चात उनसे मिलने कहेंगे, आप उनको डांट नहीं सकते, ठीक है। विद्यालय की प्रबंधन समिति से आप उसकी शिकायत करोगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। ये भी सभी के सामने उसको डांटना तो बिल्कुल भी नहीं, आपको निगेटिव आंसर बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो जो इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन नंबर डी उसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखिए, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए उनके लिए? तो सबसे पहला कठिन परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता या स्वतंत्र चिंतन। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है? विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? क्या उनको कठिन परिश्रम करना चाहिए? नहीं, आप कठिन परिश्रम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता भी नहीं हो सकता। तीसरा विनम्रता, विनम्रता भी नहीं। सबसे पहले जो उपयुक्त इसका आंसर होगा, सबसे पहला में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्वतंत्र चिंतन। आप बच्चों को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करोगे ताकि वो स्वतंत्र पूर्वक जो सोचना चाहे, जो अपना व्याख्यान कहना चाहे, बताना चाहे, आपको बता सके। तो ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। यह क्या है? अर्थात दो प्रमुख चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो अवधान एवं स्मृति, ऑप्शन बी अनुक्रिया तथा उद्दीपन, ऑप्शन सी अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद, या ऑप्शन डी स्मृति तथा अनुक्रिया। क्या उपयुक्त इसका आंसर हो सकता है? जो व्यवहारवादी है वो बताया उसके अनुसार। तो मैं आपको बता दूं इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अनुक्रिया एवं उद्दीपन। अनुक्रिया अर्थात इसका मतलब जो होता है वो कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। उद्दीपन अर्थात उसका जो उद्देश्य है वो। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में, ठीक है। अब विद्यार्थी अगर एब्सेंट हो रहे थे उसके संदर्भ में क्या? ऑप्शन ए, प्राचार्य एवं अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय अनुशासन के अनुसार अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षकों को इस गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन डी, नियमित विद्यार्थी की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेनी चाहिए अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि है। अर्थात आप जब विद्यार्थियों को गृह कार्य दिए, होमवर्क दिए, तो उसकी जांच किस प्रकार से आप करोगे? ऑप्शन ए, कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों को जांच करने के लिए देना। ऑप्शन बी, सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तर की जांच कराना। ऑप्शन सी, आदर्श उत्तर की सहायता से जांच करना, या ऑप्शन डी, नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा स्वयं जांच करना। तो अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहो तो इसको भी बना सकते हो। देखिए ऑप्शन ए क्या कहते हैं, कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों को जांच करने के देना। आप अपना कार्य छोड़ करके बच्चों को क्यों दोगे जांच करने के लिए? ये निगेटिव हो गया। दूसरा, सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तरों की जांच कराना। आप सामूहिक रूप से बच्चों को कैसे काम दे सकते हो? ठीक है, तो आप भी ये भी निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो इसको कर देना। आदर्श उत्तर की सहायता से जांच करना। आदर्श उत्तर की सहायता आप क्यों लोगे जब आप स्वयं एक टीचर हो? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो उपयुक्त आंसर होगा वो क्या होगा? नियमित रूप से शिक्षक द्वारा स्वयं जांच करना। अगर आप होमवर्क स्वयं दिए तो स्वयं भी इसका जांच करोगे ना। तो इस क्लास का जो 20वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम की सही रूप से परिभाषित करते हैं, अर्थात अधिगम जो लर्निंग है उसे सही रूप से क्या परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए अबोध अकल्पनाशील एवं कार्यकुशलता, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन एवं अभ्यास एवं अनुभव, ऑप्शन सी विश्वास सृजनात्मकता एवं सहनशीलता, या ऑप्शन डी अंतर्गत बुद्धिमत्ता एवं स्मृति। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास एवं अनुभव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। तो इस क्लास के लिए केवल इतना ही हम लोग करेंगे, केवल 20 क्वेश्चन और बचा हुआ 10 क्वेश्चन, और जो हिंदी का 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप तैयारी करना चाहते हो डीलेट की तो कंटिन्यू हमारी इस वीडियोस पर बने रहिएगा। ठीक है, रोज हम इस पर वीडियोस लाएंगे।